Hey everyone, it's me Supriya. So welcome back to my YouTube channel SBS Basic Knowledge के इस न्यू लेटेस्ट वीडियो में. So guys, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे. तो फ्रेंड्स, टुडे इज माय टॉपिक बायो है, जो कि क्लास 10th वालों के लिए है. चैप्टर 3 जो कि है हेरिडिटी एंड ऑर्गेनिक एवोल्यूशन मीन्स अनुवांशिकता एवं जैव विकास, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है. यहाँ से शॉर्ट आंसर तो पूछे ही जाते हैं, बट यहाँ से लॉन्ग आंसर भी बनते हैं. तो इसलिए आप इसको बहुत ही अच्छे से तैयार करिएगा. आज हम तैयार करवाएंगे आपका कि ये अनुवांशिकता क्या है और जैव विकास क्या है, बिल्कुल डीप से आपको बताएंगे, जिससे आप एग्जाम में जब बैठो तो आपको अच्छे से वो समझ में आ जाए. तो चलिए हम बिना लेट किए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो लेट गेट स्टार्ट. भाई क्या है अनुवांशिकता एवं जैव विकास है. तो पहले इसके टाइटल को समझ लेते हैं कि अनुवांशिकता आखिर क्या है और ये जैव विकास क्या है. तो इसमें हमें पढ़ना है भाई, दो वैज्ञानिक को पढ़ना है, दो वैज्ञानिक के बारे में हमें जानना है. अब भाई जो ये अनुवांशिकता है भाई क्या है, जो अनुवांशिकता है और ये जो जैव विकास है, इनमें दो वैज्ञानिक की भूमिका है. अब ये अनुवांशिकता जो थे वो भाई मेंडल थे. शॉर्ट फॉर्म अगर आप मेंडल याद रखोगे तब ठीक है, अगर आप लॉन्ग भी याद करते हो तो इसका नाम ग्रेगर जॉन मेंडल था. ठीक है, क्या था? ग्रेगर जॉन मेंडल. लेकिन शॉर्ट में आप इनको मेंडल भी कह दोगे तो नो प्रॉब्लम. भाई मेंडल थे जिन्होंने अनुवांशिकता के बारे में बताया. अब अनुवांशिकता होता क्या है अभी बताते हैं आपको. ध्यान से सुनना है, सिर्फ जो जो बता रहे सुनते जाइए, भी सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएगी. तो अनुवांशिकता के बारे में बताया मेंडल ने. चलो भाई ये तो ठीक है. अब यहाँ पे जैव विकास, भाई मैंने जैव प्रक्रम पहले से पढ़ा रखा है. अगर आपने उसकी वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा, जाइए जल्द से जल्द उसको देख लीजिए, जिससे आपको ये समझने में और आसानी हो. तो भाई जैव विकास जो ये थे, ये हमारे क्या बताए थे आप, डार्विन कह सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, वरना अगर आपको पूरा इनका नाम लिखना है तो चार्ल्स डार्विन आप कह सकते हो. कौन भैया? चार्ल्स डार्विन. ठीक है, या फिर आप शॉर्ट फॉर्म डार्विन ही कह दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है. तो ये समझ में आया, दो वैज्ञानिक की भूमिका थी. किसकी? एक मेंडल की लड़ाई थी और एक चार्ल्स डार्विन. और मेंडल ने अपने बातों को रखा, चार्ल्स डार्विन ने अपने बातों को रखा. अब लोग सहमत किससे हुए भाई, इसको भी तो समझना है. तो इसको समझने से पहले इसके टाइटल को हम समझेंगे, उसके बाद आगे जो भी क्रिया होगी, प्रक्रिया होगी, प्रतिक्रिया होगी, उसको हम देखेंगे. ठीक है, तो पहले समझते हैं अनुवांशिकता क्या होता है. तो जैसे अनुवांशिकता, जैसे किसी एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित जो लक्षण होता है, ध्यान से समझिए, किसी एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित मतलब स्थान का परिवर्तन हो जाए, स्थानांतरित जो लक्षण होता है उसे कहते हैं अनुवांशिकता. अब भाई एग्जाम्पल क्या, जैसे यहाँ पे लोग कहते नहीं है कि मेरी माँ की आंखें क्या है, भूरी है, मेरी मम्मी जी की आंखें भूरी है, तो इनकी भी आंखें भूरी हो गई हैं, मतलब मेरी भी आंखें भूरी हो गई. या फिर मेरी मम्मी के बाल घने हैं, उन्हीं का लक्षण जो है स्थानांतरित होकर मुझ में आ गया. अब एक समान तो हो नहीं पाएंगे भाई, एक समान लैंगिक जन्म में तो बिल्कुल नहीं हो सकते, अलैंगिक में हो सकते हैं लेकिन लैंगिक में बिल्कुल नहीं हो सकते हैं. ठीक है, तो जैसे भी बोलते हैं मेरे पापा का बाल कुछ इस शेप में है तो मेरा भी उस तरह उसी शेप में है, या फिर नाक उनके ऊपर गई है, या फिर आंख मुंह कुछ भी गया है, तो वही है अनुवांशिकता. किसी एक जीव के दूसरे जीव में स्थानांतरित जो लक्षण होता है उसको क्या कहते हैं? अनुवांशिकता कहते हैं. भाई क्या कहते हैं? अनुवांशिकता कहते हैं. तो मेंडल ने इसको बताया. अब मेंडल भाई किसी भी चीज को देखते, अब ऐसे ही वैज्ञानिक बने हैं, किसी भी चीज को देखे तो उस पर सर्च रिसर्च करने लगे कि आखिर ये मनुष्य जो है कैसे छोटा बड़ा बौना कैसे हो रहा है, या फिर इनके कलर व्हाइट ब्लू ब्लैक, मतलब सब चीज वो सब समझने के लिए, उसका खोज करने के लिए जहाजों पे बैठ के पूरी दुनिया का सैर करने के लिए निकल पड़े. ये जो हमारे डार्विन भैया थे, ये सभी लोग क्या करें, बीगल नामक जहाज में बैठकर पूरा जो है समुद्रों से यात्रा करते हुए एक एक चीजों को देखे. ये तो देखिए इंसान को भाई, जो हमारे मेंडल जी थे वो इंसान को देखे कि छोटे बड़े बौने कैसे हो जा रहे हैं, कोई लंबा एकदम है, कोई बराबर में है, कोई एकदम छोटा है, कैसे हो जा रहा है. तो इनका प्रश्न ये था. अब भाई जो हमारे जैव विकास के डार्विन थे, अब ये कहे एक जहाज में बैठ करके चले गए, वीगल नामक जहाज था उसमें, यहाँ पे वो सोचने लगे, सारी चीजें नोटिस करने लगे, जैसे कछुआ, जिराफ और भी जो जानवर थे सभी, मतलब जानवरों पर ये देखने लगे कि कैसे ये मतलब जैसे हमारा
जिराफ का वो गर्दन लंबा क्यों होने लगा, ये छोटे क्यों है, ये बड़े क्यों है, ऐसे ऐसे खोजेस, मतलब ये इनके मन में ये चला ये कैसे हो जा रहे हैं। तो ये इन चीज को खोजने लगे, मनुष्यों में, ये जानवरों में खोजने लगे, मतलब सारी चीजों का ये सर्च रिसर्च करने लगे। तो ये था यहाँ का टाइटल भी कि अनुवांशिकता। चलिए एक बार रिवीजन की तरफ चलते हैं। जो अनुवांशिकता था वो मेंडल ने दिया था। जैसे अगर कोई पूछ ले कि अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है, अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है, तो वो हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल जी हैं। अगर आप मेंडल लिख दोगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे पूछा गया जो विकास के पिताजी कौन है भाई, कौन है उनके पापा जी, तो चार्ल्स डार्विन है। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो भाई क्लियर हो गया। हेरिडिटी एंड ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, ये तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं जन्म के दौरान विभिन्नताओं का संचयन, मतलब जब जन्म होता है तो उनकी कौन सी विभिन्नताएं होती हैं, इसको हम समझ लेते हैं। पिछली पीढ़ी से वंशागति मतलब पैदा होने वाला जो होता है में संतति को कुछ विभिन्नताएं प्राप्त होती हैं। जी हाँ, विभिन्नताएं बिल्कुल प्राप्त होती हैं। अब क्यों विभिन्नताएं प्राप्त होती हैं? क्योंकि एक ही समान तो होते नहीं है कि दुनिया भर के जितनी लड़कियां हैं, जितने लड़के सब एक साइज के, एक ही तरह की आवाज हो जाएगी, तब तो भाई दिक्कत ही है ना। जब एक ही तरह के सब हो जाएंगे, पहचान ही नहीं मिलेगा कौन किसकी वंशागति है, कौन कैसा है। सब एक ही तरह के हो जाएंगे तो उसी में सब गुमराह हो जाएंगे ना। तो इसलिए क्या बताया गया, पिछली पीढ़ी से वंशागति में संतति में कुछ विभिन्नताएं होती हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल विभिन्नताएं होती है, एक ही तरह का तो कोई है नहीं। चलो भाई ये ठीक है। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति, अलैंगिक जनन, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप जल्दी से जाकर के उसको देख लीजिए, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भाई अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति में बहुत अधिक समानताएं नहीं होती हैं। अब अलैंगिक जनन जैसे अमीबा हो गया भाई, अमीबा, एक अमीबा से दूसरी अमीबा बन रही है तो उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, बिल्कुल उसी तरह का है। ठीक है, जैसे आप सपोज दैट शुगर केन, गन्ना आप ले लेते हैं, तो गन्ने को देखिए एक ही तरह के सारे गन्ने होते हैं। अब तो अलग नहीं है कि भाई इस साइड गन्ना नीले रंग का है, इस साइड गन्ना पीले रंग का है, इस साइड गन्ना हरे रंग का है, तो अलग नहीं, या फिर छोटा बड़ा बिल्कुल एकदम उसी समानता है। तो वो आ लेंगे कोई मतलब जो है बिना निषेचन के जो हुआ तो अलैंगिक जनन, मतलब एक ही जीव से उत्पन्न संतति, तो वही हमारी अलैंगिक जनन होती है। ठीक है, तो उत्पन्न उससे जो संतति होती है उसमें समानताएं नहीं होती, मतलब उनमें विभिन्नताएं नहीं होती, वो एक ही समान की होती है। गन्ने का हो गया, गेहूं का हो गया, इसमें अलग कोई भी नहीं होता। ठीक है, चलो ये तो क्लियर हो गया भाई, ये दो टॉपिक्स हमारे क्लियर हो गए। अब थर्ड देखते हैं, लैंगिक जनन से उत्पन्न जीवों में बहुत अधिक परिवर्तन होते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ऊपर वाली लाइन बिल्कुल है। अगर आप टॉपिक ऐसे रख के लिख दोगे तो आपका नंबर कहीं जाएगा ही नहीं। क्या है लैंगिक जनन? अब मैं पहले से ही पढ़ा के रखी हूँ आप लोगों को लैंगिक जनन, जहां नर और मादा दोनों में होता है, वह दोनों लोग होते हैं, वहां पे लैंगिक जनन होता है भाई। अब लैंगिक जनन में बहुत वो अधिक परिवर्तन होते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये तो है नहीं कि जैसे मम्मी है वैसा बेटा हो जाए, या फिर जैसे मम्मी है वैसे बेटी हो जाए, जैसे पापा है वैसे लड़का हो जाए, लड़की हो जाए, ये तो है नहीं। बस ये है कि कान पड़ गया, आंख पड़ गया, नाक पड़ गया, मुंह पड़ गया, चेहरा पड़ गया, कुछ भी पड़ गया, लेकिन सब एक ही समान तो है नहीं कि उसी हाइट के हो, उसी के जो है उसी हाइट के हो, उसी रंग के हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उसमें भाई बहुत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। पाई जाती है कि नहीं पाई जाती? हाँ जी बिल्कुल पाई जाती है। तो अब भाई यहाँ तक की कहानी तो समझ में आ गई। अब जो हमारे मेंडल जी थे ये सब रिसर्च करने निकल गए कि आखिर कैसे होता है ये सब, आखिर हम कैसे ऐसे हो गए, मतलब हाँ पता है भगवान ने बनाया हम लोगों को, लेकिन ये अपने रिसर्च पे है कि कैसे हुए हम लोग, क्या कैसे, सब कुछ समझने के लिए तब मेंडल के दिमाग में चला कि अब हम जो है एक रिसर्च करते हैं मटर पर। तो इन्होंने क्या किया, मटर पर जो है खोज किया। अब मटर पर ही क्यों किया भाई, ये भी तो जानना जरूरी है कि इन्होंने जो है इंसान पे क्यों नहीं किया। इंसान पे इसलिए वो नहीं प्रैक्टिकल करके देखे क्योंकि हम जैसे एक क्वेश्चन पुटअप होता है, जैसे कि कोई लड़का है, कोई भी लड़का है भाई, ठीक है चलो ठीक है भाई, कोई लड़का है, जब उसकी संतति उत्पन्न होती है तो उसी की तरह क्यों होती है, मीन्स मतलब हाथ पैर ऐसे, मतलब ऐसा कैसे होता है। तो उसको ये जानना था मेंडल को, उस सबको ये अच्छे से जानना चाहता था। तो उन्होंने सोचा कि इंसान में तो ये संभव नहीं है कि इंसान कोई किसी इंसान को, मैंने कहा मतलब कोई इंसान जब उसका जो है क्या
गर्भवती हुई, और जब वो हो रहा उसने देखा कि हाँ ऐसे हुआ इसमें, फिर अगली पीढ़ी में देखा ऐसे, अगली पीढ़ी में हुआ, अगली पीढ़ी में ऐसा, तो अगर देखता तो भाई वो जान ही नहीं पाता, 1 से 2 पीढ़ी बचती, बस मेंडल जो था वो तो वैसे ही टपक जाता, कुछ जान ही नहीं पाता। तो भाई उन्होंने कहा अब पेड़ पे हम मतलब पादप पे देखते, इंसान में तो संभव है नहीं, क्योंकि एक इंसान ये है नहीं कि बच्चा दूसरा बच्चा जन्म दे देगा, नहीं भाई, एक बच्चा हुआ है वो लगभग 15-16 या फिर उससे अदर जाके 20-25 पे अपनी संतति उत्पन्न करेगा, तो जब तक वो 2-3 पीढ़ी जाएगा तब तक तो ये मंडल कहाँ पे है कोनो पता ही नहीं रहेगा इनका। तो इसलिए इन्होंने सोचा भाई इंसान पे तो संभव नहीं है। तब मेंडलीव ने कहा, मेंडल ने तब कहा तो इंसान पे नहीं है तो हम पादप पे करके देखते हैं। अब भाई पादप भी कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ दिनों बाद होते हैं, लेकिन मटर का लिया। अब इन्होंने मटर किस लिए लिया भाई, वो भी मटर कौन सा लिया आप जानते हो, बागानी मटर। यहाँ पे कौन सा मटर लिया, बागानी मटर। क्वेश्चन में पुट अप हो सकता है कैसा मटर, तो बागानी मटर है जिसको हम क्या कहते हैं, बागानी मटर, जिस मतलब गार्डन वाले जो पी होती है, गार्डन पी लिया, गार्डन पी भी बोलते हैं, बागानी मटर भी बोल सकते हैं, इसको मीठी मटर भी बोल सकते हैं। अगर ऐसे मीठी मटर, बागानी, गार्डन कुछ भी आ जाए तो आपका ये तो क्लियर है। चलो ठीक है भाई, अब ये तो हो गया, तो इन्होंने मटर पे किया। मटर पे क्यों किया, क्योंकि ये जो मटर है जो पी है ना भाई, 3 से 4 महीने में तैयार हो जाता है, 3 से 4 महीने में। तो बिल्कुल हम समझ भी जाएंगे कि कैसे क्या हुआ, और कैसे मतलब हमने ऐसे जोड़ा जो लंबे हो जाते हैं, पतले जीन्स, ये सब कैसे, ये सब जीन्स के कारण होते हैं। तो जीन कैसे क्या, सब कुछ हमें समझना, अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इसको हम करते हैं रफ, और बात करते हैं हम अपने जो है मटर वाले पे। तो चलिए हम मटर वालों का फिगर बना करके आपको अच्छे से समझाते हैं। देखते हैं मेंडल के मटर पर प्रयोग कि कैसे उन्होंने मटर पर प्रयोग किया। जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि मटर 3 से 4 महीने में ही हो जाता है, इसलिए इन्होंने मटर पर किया, इसीलिए और चीजों पर नहीं किया। और भी जो हमारे रिसर्चेस होते थे वो मटर पर इसलिए होते थे क्योंकि वो जल्दी से हमें मतलब सब कुछ उसमें पता चल जाता था, क्योंकि जल्दी ही वो उसका जो है पैदावार हो जाता था। तो क्या लिया उन्होंने, मटर लिया। तो एक तो पहले इन्होंने क्या किया, एक लिया लंबा, मतलब लंबा पौधा लिया, और एक छोटा पौधा लिया, यानी एक लंबा पौधा लिया भाई, और यहां पर एक बौना पौधा लिया, 2 पौधे लिए। अब लंबे पौधे को भाई कैपिटल टी और कैपिटल टी से प्रदर्शित किया, और जो बौना था भाई उसको स्मॉल टी और स्मॉल टी से प्रदर्शित किया। ठीक है, अब क्यों किया, क्योंकि भाई जो कैपिटल टी और कैपिटल टी होती है, इसका गुणसूत्र जो है हमेशा जो गुणसूत्र होता है वो पेयर्स में ही चलता है, इसलिए इन्होंने कैपिटल टी लिया, और कैपिटल टी और स्मॉल टी लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन दोनों का जब क्रॉस ये करवाया तो इनको क्या मिला, एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी मिला एंड एक स्मॉल टी मिला, जब इन लोगों का करवाया भाई। ये तो हमें समझ में आ गया कि हमेशा जो गुणसूत्र होता है वो पेयर्स में चलता है, मतलब जोड़े में चलता है। और जब इनका क्रॉस करवाया तो यहाँ पे इनको एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी मिला। ठीक है, यहाँ पे एक फिगर की माध्यम से हम समझते हैं, 1 मिनट मारकर थोड़ा सा, यहाँ पे एक फिगर मैंने बनाया, यहाँ पे इस तरह से कुछ, ये हमारा हो गया कैपिटल टी भाई, ये क्या हुआ भाई, कैपिटल टी हो गया, यहाँ पे देखिए कैपिटल टी, यहाँ पे स्मॉल टी हो गया। ठीक है, यहाँ कैपिटल टी हो गया, यहाँ स्मॉल टी हो गया। अब कैपिटल और कैपिटल टी के जो है क्रॉस जब मैंने करवाए तो हमको जब इसके मैंने क्रॉस करवाया, 1 मिनट, जब इसका क्रॉस करवाया तो हमको कैपिटल टी और कैपिटल टी मिला, क्लियर। और जब इसका और इसका क्रॉस करवाया तो हमको कैपिटल टी एंड स्मॉल टी मिला। ठीक है, अब मैंने जब इसका और इसका करवाया तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी मिला, और इसका और इसका करवाया तो हमने स्मॉल टी और स्मॉल टी में क्रॉस जैसे मैंने यहाँ पे करवाया जैसे हमको मिला। ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी से जब मैंने क्रॉस करवाया तो यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी मिला, ठीक उसी तरह यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो टी और टी मीन्स जो कैपिटल टी है, जो हमारा ये बड़का वाला टी है भाई, जो ये मेरा बड़ा वाला है, इसको शुद्ध लंबा कहा गया। 4 यहाँ पे देखिए, जब इनका हम करवाते हैं, क्रॉसिंग करवाते हैं, मतलब जब इन्होंने मटर लिया, एक लंबा पौधा लिया, एक सबसे लंबा वाला पौधा लिया और एक बौना पौधा लिया। लंबे पौधे को इन्होंने कैपिटल टी से और जो बौना पौधा था उसको स्मॉल टी से किया, और जब इसका क्रॉसिंग करवाया तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी हमको मिला। तो उसी तरह से हमने यहाँ पे ये बता दिया कि 4 संतति उत्पन्न होने की संभावना है अगर हमारा एक लंबा और एक बौना रहेगा। ठीक है, तो 4 संतति होने की संभावना है। तो एक तो हमें यहाँ पे शुद्ध लंबा मिला,
यहाँ पे शुद्ध लंबा मिला एक तो, और यहाँ पे भाई अशुद्ध, जो ये दोनों मिले हमको क्या मिले, अशुद्ध मिले, अशुद्ध लंबा मिला। और यहाँ पे जो हमारा ये छोटा वाला टी जो छोटा दिखाई दे रहा है आपको, ये हमारा एकदम बौने था, क्या था, बौना था, जिसको हम बावन भी बोलते हैं, बावन, ठीक है, ये एकदम बौना था। अब बात करते हैं इनको अनुपात में जब रखा इन्होंने, तो अनुपात में क्या रखा, पहले फिजिकली जब अनुपात में रखा, कैसे, जब भाई उन्होंने फिजिकली रखा तो इसका अनुपात इन्होंने बताया, एक मिनट, यहाँ पे जब इन्होंने बताया तो अनुपात क्या बताया कि यहाँ पे ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, यानी ये शुद्ध लंबा है, बस ये है कि ये शुद्ध लंबा है। अब भाई मेरे सामने अगर कोई यहाँ तक की गर्ल्स आ जाए, कोई लड़की आ जाए, यहाँ पे खड़ी हो जाए, तो उसको हम ना तो बौना कह सकते हैं, ना तो लंबा कह सकते हैं। एकदम जब मेरे यहाँ साइज की है तो ना तो उसको छोटा कहेंगे, ना तो लंबा कहेंगे, ना तो लंबी कहेंगे, रहेंगे तो जान लो उसको हम इक्वल में कह देंगे, यानी ये अशुद्ध लंबा वाला। तो इन्होंने 3 अनुपात है और एक जो बौना था, एक में इसको रख दिया, ठीक है, क्लियर हुआ। अब लेकिन हम बात करते हैं जेनेटिक्स में, तो जेनेटिक्स में इन्होंने क्या रखा, मतलब जेनेटिक्स में रखा। जब भाई जेनेटिक्स में रखा तो इन्होंने कहा नहीं भाई, एक शुद्ध लंबा है तो शुद्ध लंबा वाला एक अनुपात में, और जो 2 अशुद्ध है तो 2 अनुपात, एंड तीसरा जो 52 है वो हमारा 1 हो गया, मीन्स बौना हो गया। तो फिजिकली इन्होंने रखा 3 अनुपात 1 में, जेनेटिक रखा 1 अनुपात 2 अनुपात 1 में। अब आपको एग्जाम में क्या समझना है भाई, एग्जाम में आपको यही फिगर याद करना है। एक तो भैया जो है, एक तो स्मॉल टी कर दी, एक कैपिटल टी कर देना, एक स्मॉल टी कर देना, क्रॉसिंग ओवर करवा देना, खटाक से आपका अनुपात निकल आएगा। एग्जाम में आपको यही समझना है, आपको डेफिनेशन नहीं रटना है। आपको एग्जाम में चित्र ध्यान में आएगा, डेफिनेशन रटने वाली चीज नहीं आएगी, समझने वाली चीज आएगी। तो आई होप आप लोगों को ये मेंडल के जो मटर पर प्रयोग थे ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए भाई अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये सब करवाने के बाद अब हम आगे देखते हैं कि इससे कुछ क्वेश्चंस हम आपको करवा देते हैं कि जो वैज्ञानिक हुए हैं इनके कुछ वैज्ञानिक के नाम आप लोगों को बता देते हैं। उसके बाद जो हमारे डार्विन जी थे उन्होंने कैसे कैसे रिसर्च की, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले हम कुछ वैज्ञानिक के नाम लिखवा देते हैं जो कि आपको इसी एग्जाम में नहीं, सिर्फ 10th बोर्ड या फिर 12th बोर्ड में ही नहीं, आगे भी अगर आप चलेंगे तो अगर आपको उस वैज्ञानिक के नाम, जैसे अगर आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, बायो लिए हो, तो ये आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम कुछ वैज्ञानिक के नाम लिखवा देते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं कुछ वैज्ञानिक्स जो हमारे हैं, जो कि बायो में बहुत ही अच्छे हैं, मतलब हमको इतना देखना है और इस चैप्टर से पूछे भी जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन रेलवे में भी पूछे जाते हैं। क्या था भाई, और अब की बार पता है आप लोगों को, लगभग 2014 में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, फादर ऑफ जेनेटिक, यूपीएससी में ये क्वेश्चन आया था, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये हमारे यूपीएससी में पूछा गया। तो इसलिए वैज्ञानिक का नाम भी ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए देखते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ये हमारे जो फादर हैं, जो पिताजी हैं, जो इनके पापा जी हैं, जो हैं ये ग्रेगर जॉन मेंडल थे, जेनेटिक के जो पिताजी थे। ठीक है, और जो एक गैमेट शुद्धता को बताया गया था, गैमेट शुद्धता। अब भाई ये गैमेट क्या होता है, जैसा मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बता रखा है कि जो हमारे मेल होते हैं उसमें स्पर्म पाया जाता है और जो फीमेल होते हैं उसमें ओवो पाया जाता है। उसी में जो एंजाइम्स होते हैं वही हमारा गैमेट होता है, शुद्ध एंजाइम जो होते हैं वही गैमेट होता है। तो किसने मतलब शुद्धता इसको बताया था, तो मेंडल ने बताया था। जैसा कि एक बात और आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो मेंडल जी थे हमारे, ये हमारे गणितज्ञ थे, लेकिन इनको बायो में भी जो है इंटरेस्ट था। अब ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, कुछ लोग क्या कहते हैं कि हमें बायो नहीं आता तो हमने मैथ लिया, हमें मैथ नहीं आता इसलिए मैंने बायो लिया, लेकिन यहाँ पे सारा पासा ही उल्टा है। क्या उल्टा है भाई, इनको बायो भी आता था, मैथमेटिक्स भी आता था, मीन्स ये मैथ में भी बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। ये गणितज्ञ भी थे, मेंडल जो थे हमारे वो क्या थे, गणितज्ञ भी थे। ठीक है, और इनके पिता पादरी थे। ठीक है, चर्च में काम करते थे। वहीं पे तो इन्होंने मटर को जब देखा, छोटा बड़ा रंग इधर उधर का रंग जब देखा तो इनके दिमाग में चला कि हाँ भाई मटर पे ही खोज करना बहुत सही है, तो मटर पे इन्होंने खोज किया। ठीक है, तो इन्होंने बताया मेंडल। अब आधुनिक गैमेट, जो आधुनिक गैमेट मतलब बताया गया, पहले तो गैमेट शुद्धता जो पहली बार बताया गया था, पुराना जो पुराने काल का था वो मेंडल ने बताया था, लेकिन अभी इस समय प्रेजेंट टाइम पे आधुनिक TH मॉर्गन ने बताया। किसको भाई, TH मॉर्गन ने। ठीक है,
अब कृत्रिम भाई, कृत्रिम गैमेट जो प्रयोगशाला में, कृत्रिम मतलब जो मनुष्यों द्वारा बनाया जाता है, प्राकृतिक वो रहेगा जो पहले से बना है, लेकिन कृत्रिम जो मनुष्यों द्वारा बनाया जाए, जो ह्यूमन द्वारा बनाया जाए, उसको कृत्रिम कहते हैं। तो कृत्रिम बनाए थे भाई हरि गोविंद खुराना ने। हरि गोविंद खुराना ने बताया था क्या, जीएम पर। जीएम मतलब जैसे जेनेटिकली मोडिफाई, जेनेटिकली मोडिफाई भाई ये क्या है, कुछ नहीं है भाई। जैसे जेनेटिकली मोडिफाई मतलब क्या कहते हैं, जैसे हम लेते हैं बेहतरीन बना देना, एक तरह से और भी बेहतरीन। जैसे क्या होता था पहले, मैंने जैसे लिया क्या, लौकी लिया, देखा इतना लंबा कैसे वो हो रहा है। लौकी को जब उसमें उसका रिसर्च जब किया, उसमें जब सब कुछ देखा होगा, तो उन्होंने जब जाना कि हाँ इसमें भाई ये चीज है इसलिए ये लंबा हो रहा है, तो वही वाली चीज हमारे करेले में डाल दी गई, कद्दू में डाल दी गई, तुम भी हो जाओ लंबे, क्या दिक्कत है। तो जेनेटिकली मतलब और भी बेहतरीन जो ये सब हाइब्रिड वाले सिस्टम चल रहे हैं ना, तो ये जीएम मतलब प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से जो बनाए जाते हैं, मतलब सुई लगा के, बस वही किसने किया था, हरि गोविंद खुराना ने मतलब स्टार्ट किया इसको जाना। अब बात करते हैं जो ये जेनेटिक शब्द था ये किसने दिया था, तो वॉटसन ने दिया था, व्हाट्सएप ने नहीं, वॉटसन ने दिया था। क्लियर है, ध्यान रखिए रहिएगा कि जेनेटिक शब्द किसने दिया था। वैसे ये 10th बोर्ड में नहीं आएगा, ठीक है, 10th बोर्ड में नहीं आता है, 12th में आ सकता है एंड अदर एग्जाम के लिए भी आ सकता है, ठीक है। जेनेटिक वॉटसन हमारे कौन थे, जेनेटिक वॉटसन, ठीक है, जेनेटिक शब्द दिए थे। अब ये जीन शब्द कौन दिया था भाई, जीन शब्द जो माता पिता के गुण बच्चों में आ जाते हैं वही हमारा जीन होता है, ठीक है। जैसे कुछ गुण होते नहीं आ जाते हैं तो ठीक वही होता है। तो जोहानसन ने दिया था, क्या दिया था, जोहानसन ने दिया था। और हार्मोन शब्द किसने दिया था, हार्मोन शब्द भाई वीडल टैंटम ने दिया था। किसने दिया था, वीडल टैंटम ने। आई होप आनुवांशिकता आपको समझ में आ गई होगी। अब आनुवांशिकता क्या था भाई, एक जीव से दूसरे जीव में जो स्थानांतरित लक्षण होते हैं वही हमारा आनुवांशिकता होता है। जैसे कि मैंने मटर पर उसको आपको अच्छे से समझा दिया और मेंडल के जो प्रयोग थे इसको मैंने अच्छे से समझा दिया। अब हम बात करते हैं जीव विकास की कि ये जीव विकास क्या होता है भाई, तो इसको करना पड़ेगा रफ, उसके बाद हम समझाते हैं जीव विकास को। तो इसको करते हैं इरेज। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं दूसरे वैज्ञानिक। मैंने पहले वैज्ञानिक में तो देख लिया कि मेंडल जी आए थे। अब मेंडल के बाद भाई कौन आ गया था, चार्ल्स डार्विन आ गए भाई, चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने फटाफट से जीव पे मतलब अपना हिसाब किताब चालू कर दिया, क्या जीव में देखना स्टार्ट कर दिया कि जो है हमारे ये जीव कैसे, मतलब जीव पे सर्च करना स्टार्ट कर दिया। तो इसमें 3 वैज्ञानिक आ गए थे भाई, 3। पहले तो मेंडल वाले हिसाब दूसरा था, मटर पे उन्होंने प्रयोग किया, पादप पे, लेकिन यहाँ पे देखिए भाई सीधे 3 वैज्ञानिक आ गए, लैमार्क, डार्विन, हेंगो, डी ब्रिस। तो कैसे कैसे इन्होंने किया आइए हम इसको समझते हैं। क्या था भाई, पहले जो लैमार्क जी आए थे, बहुत हिसाब किताब से लैमार्क जी आए थे, लेकिन उससे पहले इसके टाइटल को तो समझना है कि ये जीव विकास क्या होता है। में जीव में जो ये विकास हुआ, इनके दिमाग में जब बैठे रहते थे सोचते थे ये जीव में विकास कैसे हो रहा है, कैसे संतान उत्पत्ति हो रही है, कैसे काले गोरे सब लोग हो रहे हैं, कैसे सब कुछ हो रहा है कि मतलब कुछ समझ में इनको नहीं आता था। तो ये समझ नहीं पाते थे, या फिर इन्होंने जब जिराफ को देखा कि ये जिराफ के जो ये गले थे ये इतने ऊंचे क्यों होते हैं, इस पे सोच किया कि कैसे होते हैं। तो इन्होंने इस पे सर्च किया और झूठ में ही आके वैज्ञानिक बन गए। पहले इनको समझते हैं। जो ये लैमार्क थे भाई, हमारे लैमार्क जी थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी फिलोसफिक जूलॉजिक, एक पुस्तक लिखी थी फिलोसफिक जूलॉजिक ने इन्होंने बुक लिखा था। अब उसमें क्या बताया, उपार्जित अंग का सिद्धांत। अब ये उपार्जित अंग क्या होता है, उपार्जित अंग मतलब इन्होंने ये बताया कि जो हमारे जिराफ थे जब वो संतान उत्पत्ति करते थे, मतलब संतान जब दे देते थे, तो क्या था यहाँ पे जब वो मैदान जो हरे भरे रहते थे उसको जब वो खाते थे तो धीरे धीरे मैदान वहां के जब समाप्त हो गया सब कुछ, मतलब घास वास खत्म हो गया, तो उनको टहनियां खानी पड़ती थी। और जब वो टहनियां खानी पड़ती थी तो उनको ऊपर अपने सर को उठाना पड़ता था, ठीक है। जब वो अपने सर को उठाते थे तो इसी कारण जो है थोड़ा सा बढ़ा, 5 इंच बढ़ा। फिर अगली जब संतान उत्पत्ति हुई तो अगली जब थोड़ा सा सर उठाई तो थोड़ा और बढ़ा। ऐसे ऐसे 500, 600, 1000 साल बाद हमारे जिराफ यूं लंबे से हो गए, इनके गले लंबे हो गए भाई। तब तो डार्विन को भैया आई हंसी,
फिर ये क्या बता रहे हो, गलत सही बता रहे हो तुम। तो कह रहे हैं ऐसे कैसे गलत सही बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, उपार्जित अंग का सिद्धांत यही है भाई। और दूसरा भी एग्जाम्पल दिया कि पहले सांपों के भाई पैर होते थे, क्या होते थे, पैर होते थे, तो ये समाप्त कैसे हो गया। तो उन्होंने बताया कि ये जब चलते थे, रेंगते थे, वैसे तो थे नहीं, जब चलते थे तो झाड़ियों में इनका पैर जो है फंस जाता था, इसीलिए इनके पैर भी समाप्त हो गए, इसलिए पैर। तो इनका कहने का सीधा सीधा मतलब था कि जिस चीज का हम प्रयोग नहीं करते हैं वो चीज समाप्त होता चला जाता है। ये हमारे लैमार्क जी थे, लेकिन इनका सिद्धांत ना भाई बिल्कुल गलत चला गया। लोग इनसे सहमत नहीं थे, लोग इनसे सहमत ही नहीं थे बिल्कुल। कि जो मतलब पहली, और ये भी सोचे थे कि जो पहली पीढ़ी में हो गया क्या वो दूसरी पीढ़ी में, मतलब एक अंधे का बेटा क्या जो होगा वो अंधा ही होगा। ऐसा तो मुश्किल नहीं है, ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि अंधा का बेटा अंधा ही हो या फिर लंगड़ा का बेटा लंगड़ा ही हो। ऐसा तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। मान लो एक जिराफ का हो गया यूं 10 इंच, तो क्या उनका पुत्र भी जो होगा सब 10 इंच होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। इन्होंने कहा अरे पगला गए हो का, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो कहा तुम ही बता दो कैसा होगा। अब इन्होंने बताया कि अब तो आप ही बताओ कैसा होगा। तो इन्होंने कहा नहीं हाँ बताओ कैसा होगा, लेकिन तब इन्होंने कहा पहले तो हम आपके इस सिद्धांत को गलत ठुकराएंगे। कहा कैसे गलत ठुकराओगे भाई, अब ऐसे थोड़ी ना किसी को गलत कर दोगे, ऐसे तुमको जेल में बंद कर देंगे भाई। तो इन्होंने कहा मतलब इसको गलत साबित करके दिखाओ ना। तो इन्होंने कहा हाँ बिल्कुल गलत साबित करेंगे, आओ हो जाए एक चक्कर। भाई क्या हुआ एक चक्कर। इन्होंने कहा चलो इसी बात पे हम क्या करते हैं, चूहा ले लेते हैं, माउस मूस जो हम ले लिए, ठीक है। जब चूहा ने संतान उत्पत्ति की, उनके पूंछ को काट दिया, चूहे के पूंछ को काट दिया। अब अगला जब वही चूहा अपनी संतान उत्पत्ति की तो पूंछ निकला, फिर काट दिया भाई। फिर जब चूहा ऐसे निकला फिर उसकी पूंछ, मतलब जितने भी चूहे ऐसे जन्म लेते गए पीढ़ी दर पीढ़ी सबके पूंछ काट दिए गए, लेकिन चूहे की पूंछ कभी कटी उत्पन्न ही नहीं हुई। अब ये क्या बला है। तो इन्होंने भाई तुरंत कहा कि सुन लो लैमार्क भैया, आपने कहा कि जैसा मतलब हमारे आगे वाली पीढ़ी में होता वैसा बिल्कुल पीछे वाली पीढ़ी में होता है। तो मैंने जब चूहे का कम से कम 30 से 40 दर पीढ़ियों की मैंने यहाँ पे पूंछ को काट रखा है, लेकिन तब भी पूंछ हो ही जा रहा है। तो फिर कैसे मैं मान लूं कि ये जो है उपार्जित अंग का सिद्धांत है, कैसे ये मैं आपको सही कह दूं। अब अगर लड़कियां हैं भाई कान छिदवा लेती हैं, जहां झुमका पहनती हैं, अब वो छिदवा ली तो क्या जो किसी औरत के जब कोई लड़की होगी तो क्या पहले से कान छिदवाया हुआ मिलेगा। अगर कहीं पे देखे हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या कहीं पे कान छिदवा मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, उसको छिदाना पड़ता है। तो ठीक उसी तरह कैसे। तो इन्होंने कहा भाई ऐसे वैसे कुछ नहीं, तो इन्होंने कहा भाई नेचर सॉल्यूशन से। तो जब इन्होंने बताया नेचर सॉल्यूशन, अब नेचर सॉल्यूशन क्या मतलब प्राकृतिक के हिसाब से, कि भाई जैसे प्राकृतिक में जो मनुष्य ढल जाएगा उसी तरह उनका हो जाता है। तो अब भाई प्राकृतिक में कैसे ढल गया, जैसे हमारी जो प्राकृतिक चीज है, जैसे जहां की प्राकृतिक, जैसे अब क्या रेगिस्तान हो गया, वहां पे प्राकृतिक क्या है कि हमारा जो है काले वो व्हाइट लोग होते हैं, काले लोग पाए जाते हैं। श्रीलंका में देखो अरे अलग अलग प्लेयर्स कितने जाने खिलाड़ी होते हैं, बहुत भयंकर खतरनाक होते हैं। तो उन लोगों को मतलब नेचर के हिसाब से और जैसी प्राकृतिक रहेगी वैसे हिसाब से ही मनुष्य ढल जाता है। जैसे पहले बंदरों की पूंछ हुआ करते थे, तो भी जितने बंदर होते, मतलब जैसे पहले इंसान के भी पूंछ हुआ करते, तो वहां के जो पहले जो है इंसान थे उनके पूंछ हुआ करते थे, वैसी प्राकृतिक थी। अब इंसान के पूंछ नहीं होते, लोगों के पहले कान बड़े होते थे। तो वो प्राकृतिक के हिसाब से बताए कि जो हमारा नेचर सॉल्यूशन रहता था। इन्होंने भी बुक लिखी थी, ऑर्गेनिक स्पेसिफिक बुक लिखी थी, उसमें इन्होंने बताया नेचर सॉल्यूशन मतलब नेचर के हिसाब से मनुष्य ढल जाता है। तो इनका तो लोगों ने सुना कि हाँ सही बोल रहे हैं कि जैसा जहां का नेचर रहेगा। अब भाई ठंडी होती है तो आप गोरे गोरे हो जाते हो, और गर्मी आती है आप काले हो जाते हो, तो नेचर के हिसाब से होते हो। ये नहीं कि आप पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे है तो ये होगा, नहीं भाई। तो इनका तो बिल्कुल गलत हो गया था। लोगों ने इनकी बात को सुना, पर उतना इनसे एग्जैक्ट जितना वो क्लियरली पूरा जानना चाहते थे उतना क्लियर इनको स्पष्ट नहीं कर पाए। इट्स एग्जाम्पल अगर हम आपको दे, जैसे कोई टीचर है आपको, तो एक टीचर तो एकदम बेकार जैसा पढ़ा रहा है, एकदम बेकार बकवास पढ़ा रहा है, तो पढ़ा वही रहा है लेकिन समझा नहीं पा रहा है, तो उनको तो कह देंगे अब खराब है एकदम बकवास हो। तो अब दूसरे टीचर आए, उन्होंने भी पढ़ाया, समझ में कुछ आया लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुई, तो भाई उनको भी कहा नहीं। अब भाई तीसरे हमारे आ गए हैंगो डी ब्रिज ने।
इनकी बात एकदम 100% लोगों ने सुनी, इनकी बातों को सुना। इन्होंने क्या बताया? उत्परिवर्तन, मतलब जैसे जैसे समय आता है, जैसे जैसे लोग रहते हैं, वैसे वैसे परिवर्तन होते रहते हैं। अपने जो परिवर्तन है वो बिल्कुल अपने समय अनुसार उत्परिवर्तन होते रहते हैं। इन्होंने जब इसको बताया हैंगो डी ब्रिज ने, तो लोगों ने इनसे सहमत हुए कि हाँ, जैसे जो परिवर्तन होना रहता है वो परिवर्तन होता है। तो उत्परिवर्तन के हिसाब से हमारे हैंगो डी ब्रिज ने बताया। ठीक है, क्या बताया? तो अब बात करते हैं, हम पहले अनुवांशिकता पे जाते हैं। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहले लैमार्क आए, दूसरे डार्विन आए, तीसरे हैंगो डी ब्रिज आए। तो तीसरे वाले पे तो एकदम क्लियर हो गया, मामला एकदम से सटीक हो गया। अब मामला कैसे सटीक हो गया, इसको भी तो हमें समझना है कि कैसे उत्परिवर्तन से मामला कैसे सटीक हो गया। भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे एक एग्जाम्पल हम समझते हैं लेकर के। जैसे इन्होंने बताया क्या? क्रमिक विभिन्नताएं बताई। क्या बताई? क्रमिक विभिन्नताएं। मतलब जैसे क्या होता है कि जैसे हमारी पहली पीढ़ी थी, पहले थोड़ा निम्न मतलब थोड़ा गरीब, फिर आए धीरे धीरे ऊपर, अब धीरे धीरे और ऊपर, मतलब चेंजेस होते रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चेंजेस होते रहते हैं। इस तरह की कुछ चीजें इन्होंने बताई। जब इन्होंने बताई तो लोग सहमत हुए, हाँ पहले हमारी कैसी स्थिति थी अब। तो उत्परिवर्तन मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चेंजेस होते रहना। पहले भाई पूछ रहता था, धीरे धीरे पूछ समाप्त हुआ, धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे पीढ़ी आगे बढ़ रही वैसे कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहे हैं। तो यही बताया कि क्रमिक परिवर्तन, क्रमिक जो विभिन्नताएं हो रही हैं वही हमारे उत्परिवर्तन हो। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। फिर से चलते हैं अनुवांशिकता। अनुवांशिकता मेंडल, ध्यान रखिएगा। और जो जीव विकास है वो हमारे कौन थे? डार्विन थे। इनमें 3 आ गए थे भाई। लैमार्क वैसे इनको डार्विन मतलब इन्होंने बताया नेचर के हिसाब से, ये भी सही है, लेकिन तीसरे वाले ये बहुत कम ही रहते हैं। लेकिन हैंगो डी ब्रिज वहां पे ध्यान रखिएगा, इनका पूरा क्लियर हो गया था। टेंट बोझ में नहीं रहेगा, कोई बात नहीं, आगे आप चलोगे तो ये आपको मिलेगा ही मिलेगा अगर आप बायो ले रहे हो। ठीक है, तो लैमार्क, डार्विन, हैंगो डी ब्रिज आए। ठीक है, ये सारी चीजें आ गई। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी ये आज लेक्चर 1 था और मैंने लेक्चर 1 में इतनी सारी चीजों को क्लियर किया। कल हम लेक्चर 2 पार्ट 2 वीडियो में आपको और अच्छे से इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मैंने आज की वीडियो यहीं तक कर रहे हैं क्योंकि वरना वीडियो हो जाती लॉन्ग और आप हो जाते बोर, इसलिए मैंने बस इतने ही जो है आधे घंटे की वीडियो में सारी चीजें कवर की। कल हम लेक्चर 2 पार्ट 2 लेकर मिलेंगे आपको डेफिनेट टाइम पे। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया हो तो जल्दी से हमारे वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अभी तक नहीं किया हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से हमारे चैनल को ना कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और वीडियो को हमारे शेयर करिएगा, चैनल को भी शेयर करिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट तरह की लेक्चर 2 को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।